हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए हिंदी के पेपर में आपको कुछ ना आए तो वो कौन सा ट्रिक है जिसको लगाकर हम 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे बुद्धिमान जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो कहेंगे सर अगर हमें कुछ नहीं आएगा तब हिंदी में हम कैसे 95 प्लस लेकर आएंगे। देखिए, हर चीज का एक ट्रिक होता है और इस वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने एक पेपर ले रखा है क्लास 12 हिंदी का। देखो, ये है हमारा पेपर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे कैसे इसको, अगर आपको कुछ नहीं पता है तब भी आप इसको सॉल्व करके ये जो 100 में 95 प्लस का स्कोर है इसको आप अचीव करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2023 में मैंने बच्चों की तैयारी करवाई थी और ऐसा ट्रिक मैंने यही वीडियो बनाया था, उसको स्टूडेंट अप्लाई किए और वो टॉपर बनकर आए। जो बहुत कमजोर स्टूडेंट थे वो भी हिंदी में 95 प्लस लेकर आया है। क्या है हिंदी में? कुछ नहीं है हिंदी में। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, ये आपका है जीवन परिचय, कैसे इसको लिखेंगे, कौन कौन सा जीवन परिचय याद करें। और हिंदी 12th हिंदी में कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रिक पूरा समझ गए, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। देखो, 12th हिंदी में कुछ नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी है। पेपर देने के बाद आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगते हैं अब क्या लिखें यार, कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और 12th में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं आपको पहले बता दिया है कि आप लोगों का जो 35 नंबर होता है वो एकदम क्लियर होता है और आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे हमारा हिंदी का फर्जी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी तैयारी हिंदी में 100 में 100% हो गई है। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए क्योंकि वही बाद में पछताएंगे, ठीक है। देखिए, आपके 12th हिंदी में लेखक का साहित्यिक परिचय है, ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का रहता है। पढ़ लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। 2-3 लेखकों का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, 5 नंबर क्लियर। अब जीवन परिचय का नंबर तो एकदम फिक्स होता है, कैसे लिखेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा। कवियों का जीवन परिचय है 5 नंबर, ये भी फिक्स होता है। महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लीजिए, 5 नंबर फिक्स। पंचलाइट बहादुर कहानी है 5 नंबर, ये भी फिक्स होता है। ये दोनों कहानी पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपका फिक्स, मतलब इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लीजिए। खंड काव्य है 5 नंबर, ये भी फिक्स होता है। संस्कृत का श्लोक है 7 नंबर फिक्स होता है। आप लोग जाकर सुभाषित रत्नान चैप्टर को पढ़ लीजिए। रस छंद अलंकार है 6 नंबर, ये भी फिक्स होता है। जोड़िए 5 5 10 10 5 15 15 5 20 27 और 6 33 नंबर आपका हो गया। आप पास हो गए। बस आपकी गलती क्या है, आप लोग उन टॉपिक्स को नहीं सर्च कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने से आप पास हो जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन आज मैं पूरे हिंदी का ऑपरेशन करूंगा। कुछ ना पता होते हुए भी ये ट्रिक लगाना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये स्केल भी मैंने रखी है ताकि अभी मैं पूरी तरीके से आपको समझा सकूं। देखिए, जब आप कॉपी पेपर देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार का एक पेज, आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज ऐसा ही रहेगा। इसमें आपको अपना डिटेल भरना होगा, अपना रोल नंबर, देखिए अंकों में, शब्दों में, कौन सा आपका पेपर है, पेपर कोड आपको डालना है, कौन सा दिन है। देखिए 22/2/2024 को हम हिंदी का पेपर दे रहे हैं, कहां आपका सेंटर गया है, ये सब आपको भरना होगा। हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, पूरी कॉपी मैंने आपको बताया है। आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, पूरी कॉपी मैंने बताया। उसको जाकर पहले देखिए कॉपी लिखते कैसे हैं। कॉपी लिखने का तरीका ही नहीं पता होगा, आप कैसे अच्छा नंबर ला पाएंगे। देखिए, पहले आपको डिटेल अच्छे से भरना होगा, क्योंकि डिटेल अगर आपका रोल नंबर एक भी अंक गलत हो गया वैसे ही आप फेल हो गए। पहले डिटेल अच्छे से भरिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद में मिलेगी भैया आपको कॉपी। देखिए, ये पेपर है, मैं इसको अभी पूरा सॉल्व कराऊंगा। देखिए, आपका पेपर यहां पे है, ठीक है। इस पेपर को मैं अभी बताऊंगा कैसे ट्रिक लगाएंगे, कैसे हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे ताकि 10 नंबर हमारा फिक्स हो जाए, ठीक। तो आपका पेपर रहेगा, पेपर जब मिलेगा 15 मिनट खूब ध्यान से पढ़िएगा। जब आपको कॉपी मिल जाए, आपको इसके लेकर इसके साइड में ऐसे लाइनिंग कर देना है, क्योंकि सबसे पहला काम आपका यही होता है कि भैया कॉपी में लाइनिंग कीजिए।
दूसरी कंडीशन, कॉपी लिखते समय आप काट पीट बिल्कुल मत कीजिएगा। जो ये काट पीट होती है ना, ये अच्छे बच्चों की पहचान नहीं होती। भले ही आपकी जानकारी कम हो, खूब सुंदर कॉपी आपने लिखा है, आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा खंड का हिंदी में। देखिए मैं पेपर के साथ पूरा आपको समझाऊंगा कैसे ट्रिक लगाकर हम हिंदी में इस बार 95 प्लस लेकर आएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। अब मान लीजिए आपने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है उसको पढ़ा है, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि ये किसकी रचना है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे ये है हमारा पृथ्वी पुत्र जो है, इन्हीं की रचना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो कुछ नहीं पता है, फिर हम कैसे इसका आंसर जान पाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है उसको अवॉइड कर दीजिए, उसको अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद आता है गद्यांश। ये देखिए अब गद्यांश तो बिल्कुल इजी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं फिर मैं समझाता हूं। लेकिन इसको अवॉइड कब तक रखना है, देखिए कहीं कहीं होता है कि आपका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहां पे हो सकता है आंसर दे दिया जाए थोड़ा बहुत, और अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, जो जो थोड़ा बहुत पता है, मान लीजिए 1 2 3 क्वेश्चन पता है उसको कर लीजिए। आप जो क्वेश्चन नहीं पता है उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन पता है उसका आंसर पहले लिखिएगा। और वैसे आपको अगर कुछ नहीं पता, देखिए गद्यांश पे अभी आएंगे तब आपको बताएंगे। देखिए इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो रचना है पृथ्वी पुत्र है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी किसके लेखक हैं, मेरे विचार के लेखक हैं। मैं बता रहा हूं, अभी इसके बाद हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे इसका आंसर दे देता हूं। यशपाल कृत सिंहावलोकन जो है ये किस विधा की रचना है, ये कहानी है। निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमारे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, जैसे अगर आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपने पढ़ा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ा, तो आपको ये ऑटोमेटिक इसका आंसर पता होगा, क्योंकि उनको रचनाओं को आपने पढ़ा होगा। तो ये भी ट्रिक है कि अगर आप जीवन परिचय पढ़ रहे हैं किसी लेखक का, तो उनकी रचनाओं को खूब ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है, नहीं पता है तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी आपको फर्स्ट पेज लेना है। यहाँ पे आप मान लीजिए खंड का आपको डाल देना है ऐसे, ठीक है। खंड का तो सबसे पहला हेडिंग आपका होगा ही, ठीक है। ऐसे खंड का डालना है बिल्कुल साफ सफाई के साथ। साफ सफाई जो होता है वो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, ठीक है। फिर आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, ठीक। फिर प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। कॉपी लिखना मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक। अब देखिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। नई कविता युग की रचना कौन सी है, खुशबू की शिलालेख। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कविवचन सुधा। रीतकाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है वो श्रृंगारिकता है, ठीक है। तो ये तो आपका भैया आंसर मैंने बता दिया। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता था, आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, पूरे हिंदी की तैयारी आपने अच्छे से नहीं की है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अवॉइड कीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको सीरियल वाइज पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है, ये कहीं नहीं लिखा है। और मैंने ये भी बताया कि अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं वैसे ही आप पास हैं। अभी जाग जाओ अगर सो रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे बिल्कुल पास है, ठीक है। अब आते हैं अपने इजी टॉपिक पर। देखो ध्यान से समझना, सारे टॉपिक में आपको बताऊंगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर। देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादामन प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का वर्णन किया गया है, निर्माण करना होता है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको ये गद्यांश है तो ऐसा मत कीजिए कि गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर आप ताक झाक कर रहे हैं। ताक झाक में टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। सीसीटीवी कैमरे में पेपर दिया जाता है, उसकी निगरानी में। देखो ये आपने पढ़ लिया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, तो देखिए ये आंसर सीधा सीधा दिया है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यही लाइन लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। देखो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, तो सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। बस हो गया,
एक 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो इधर उधर ताका झाकी करने से अच्छा है कि अपने आप पर ध्यान दो, प्रश्नोत्तर संख्या 3 हेडिंग डालो खंड का डाल के और लिख दो इसको, ठीक है, सीधा सीधा। समझ में आया? तो ये आपका ऐसे कर देना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो देखो ये आंसर इसका दिया गया है। देखो, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। फिर 2 नंबर कंप्लीट, 4 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। जिनको कुछ नहीं पता है सिर्फ 33 नंबर लाना है आपको, 4 नंबर तुरंत कंप्लीट 2 मिनट में। उसके बाद देखिए तीसरा, जन का संततवाही जीवन किस तरह है। तो देखिए ये जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। फिर 2 नंबर क्लियर, ठीक है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। फिर 2 नंबर क्लियर, 6 नंबर हमने क्लियर कर लिए। अब कितना इजी है यार, आप लोग अगर इधर उधर देखने से अच्छा या टिप टाप करने से अच्छा अगर आप लोग खुद पे ध्यान दें। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए ये बहुत इजी है। वो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो हमसे लगातार स्टडी कर रहे हैं, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनको मैं ऐसी तैयारी करवा रहा हूं कि अब की बार वो टॉपर निकलेंगे। अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो आप भी हो सकते हैं, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे फैमिली मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। अब इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए इस गद्यांश में देखिए यहां से लेकर यहां तक रेखाएं हैं, देखिए इनके नीचे लाइनिंग है, इतने का व्याख्या करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने व्याख्या पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा नहीं तो क्यों, क्या टेंशन क्यों ले रहे हो आप टेंशन, जब तक है हम। क्या करना है आपको, इसको अपनी भाषा में थोड़ा चेंज करके लिख देना है। जैसे जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर दे, आप लिखिए लेखक के अनुसार जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल को भुवन के अमृत से भर देती हैं राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर हो जाता है, ठीक है। इसी अमरता में राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। अगर आप बैठे रहेंगे इधर उधर सिर्फ देखते रहेंगे, आप नकल करने का इंतजार करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 100 नंबर का पेपर होता है हिंदी का, और जो बच्चा हिंदी में फेल वो सारे सब्जेक्ट में फेल, ठीक है। तो हिंदी से बचकर रहो, हिंदी आपके लिए विज्ञान भी है, वरदान भी है, अभिशाप भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना। ऐसे देखिए 5वां, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ये किस पार्ट से है, आप लोग इसको सोचिए किस पार्ट से है। आप लोग देखिए इसमें ट्रिक होता है, इस गद्यांश में पाठ का नाम बीच बीच में कहीं कहीं दिया रहेगा। जगह जन है, इसमें राष्ट्र है, यानी कि हमारे राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र वर्ड कई बार आया है, तो ये हमारे राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो लिख दीजिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस हो गया, ये 10 नंबर एकदम फिक्स। बताइए 100 में 10 नंबर आपने कितनी जल्दी फिक्स कर दिया एक गद्यांश को सोल्व करके। और इतना ही नहीं, मान लीजिए ये गद्यांश आपको नहीं पता है तो भैया अथवा भी लगा है। पूरा एग्जामिनर जो है आपको पूरा मौका देता है कि आप इस बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने, लेकिन गलती आपकी होती है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, अब ये हमने एक कर दिया, दूसरे को करने की जरूरत ही नहीं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये पद्यांश है, देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। राधा जी पवन से कहती है, ये पवन दूती का चैप्टर का है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, देखो राधा जी कह रही है मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि कंज से नेत्र वाले जो मेरे प्रभु हैं, जो मेरे श्री कृष्ण जी हैं, वो मधुबन से अभी वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, यानी कि प्रिय के जाने से मैं उनके याद में रो रो कर बावली हो जा रही, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे, यानी कि जाओ और मेरी सारी दुख कथाएं श्याम को सुना दो। देखो आपको इसी में पता चल गया होगा क्या है इसमें करुण रस है। देखिए राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, लिख दो। राधा जी पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, वायु के द्वारा। दूसरा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो लिखा है मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, ठीक है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इतने का व्याख्या अपनी भाषा में कर दो, थोड़ा बहुत राधा जी और पवन से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कृष्ण जी का व्याख्या करना है। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा जी कह रही है कि मैं उनके विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही हूं, ठीक है। बस हो गया।
5 क्वेश्चन। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिख दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पवन दूती का शीर्षक से अवतरित है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी। बस हो गया, ये 10 नंबर भी कंप्लीट। मतलब अगर आप करना चाहें, आप कितने भी कमजोर हो, मैं ये कह रहा हूं अभी तो समय है आपके पास। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी हिंदी एकदम कंप्लीट है। कौन कौन है कमेंट कर दो, कमेंट आप ही के लिए है। जिसकी हिंदी लगभग कंप्लीट है, जिसकी हिंदी अच्छे से तैयार है, वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए ये भी हो गया। अब जीवन परिचय देखिए, मेरे लिस्ट में सबसे पहले मैंने लिखा था लेखक का जीवन परिचय। अगर आप 12th में है तो अभी जाग जाओ, याद कर लो लेखकों के साहित्यिक परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जी सुंदर रेड्डी जी का, 2-3 का याद कर लो, बस हो गया। 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। देखो, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, ठीक है। 3 ऑप्शन है, एक का लिखना है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है पूरा बुक रट कर जाए। अगर आपको उनका जीवन परिचय, उनका जन्म मृत्यु याद है, जीवन परिचय में लिख दो। साहित्यिक परिचय में उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, आपको पता है, निबंध लिखते हैं, इतिहासकार हैं, तो ऐसे ऐसे उससे कुछ लिख देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। कविता, उनकी रचनाएं याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बस 5 नंबर कंप्लीट। क्या है हिंदी में? कुछ नहीं है हिंदी में। अगर आप चाहें तो बहुत, ये 5 नंबर एकदम फिक्स है। ये जो टॉपिक मैंने लिखे एकदम फिक्स वाले हैं, 33-34 नंबर का। कवियों के जीवन परिचय में आप अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, ठीक है। 5 नंबर ये भी कंप्लीट। क्या है? कुछ नहीं है इसमें। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, 5 नंबर आपको दे जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, 2-2, 3-3 जीवन परिचय याद कर लेना है, आपका ये 10 नंबर भी फिक्स होता है। कोई टेंशन मत लीजिए, हिंदी में मैं बोलता हूं बार बार, कुछ नहीं है। इसके बाद पंचलैंड अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। शब्द सीमा 80, ये कहानी है 5 नंबर की। देखिए, कहानी भी एकदम पक्का होता है, पंचलैंड या बहादुर याद कर लीजिए। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही ईजी है। क्यों? आप पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लो, ठीक। अब देखिए, इसमें देखिए पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश, दोनों में से किसी एक का सारांश लिखिए। मान लीजिए दोनों नहीं पता तो ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से कोई एक कर दो। मतलब 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक ही करना है। चाहे आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिखे, चाहे बहादुर कहानी का सारांश, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, चाहे लाठी का उद्देश्य। मतलब चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक करना है। कितना इजी हो जाता है, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसके बाद 7वां नंबर है इसमें आपका आता है, देखिए जीवन परिचय कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया है सारी चीजें। देखो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना, ऐसे लिख दो। प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, 5 का कार्ड डालो, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जीवन परिचय में इनका जन्म मृत्यु केवल लिखो। साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दो। देखिए कॉपी में भी मैंने समझा दिया आपको, अब और क्या चाहिए। देखिए ये इनकी कृतियों का मतलब होता है रचनाएं, ये हमने कृतियां लिख दिया। कितना अच्छे से लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना मेहनत हम करते हैं, अगर आप उतना मेहनत करते होते तो आज टॉपर बनकर आते। तो ऐसे लिख दीजिएगा। ये जीवन परिचय हो गया। अब आप कहेंगे सर जी कवि हमारे कहाँ है, कवि जी कवि दिखा दीजिए, ठीक है। तो देखिए कवि का जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं। नीचे देखिए, ये देखिए इनकी रचनाएं, ये देखो इनकी कृतियां होंगी। बस हो गया, ये भी कंप्लीट। क्या है? कुछ नहीं है इसमें। मैं बार बार कहता हूं, ऐसे लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। कॉपी कैसे लिखे हिंदी की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। खंड काव्य में देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके जिले में जो खंड काव्य है उसको आप पढ़कर जाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे सबसे पहले त्यागपति है, हम जहां से हैं हमारे में त्यागपति है, ठीक है। आप में हो सकता है श्रवण कुमार हो, रश्मि रथी, मुक्ति एक, सत्य की जीत, आलोक वृत। आप इस देखिए, खंड काव्य एक ऐसा टॉपिक है जो अलग अलग जिले में अलग अलग लगभग होता है। तो इसमें आपको जो आप में है वही आपको लिखना है। जैसे हमारे में त्यागपति है तो हम इसको कर देंगे। ये भी फिक्स होता है, सिर्फ खंड काव्य आपको पढ़ना होता है, इसका भी नंबर एकदम से फिक्स होता है। तो देखिए हमारा खंड का कंप्लीट हो गया भैया, खंड का कंप्लीट है। खंड खा पे आते हैं। 50 नंबर का पेपर हमने कर दिया, जिसमें हमने सारी चीजें की। सिर्फ हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, अगर आप कुछ नहीं जानते बहुविकल्पीय प्रश्न में तो सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न को आपने अवॉइड किया, बाकी 40 नंबर कंप्लीट। ऐसे कुछ न जानते हुए भी आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे, मैं बार बार कहता हूं, टेंशन मत लो। अब देखिए 8वां संस्कृत गद्यांश रहेगा 7 नंबर का। इसमें एक संस्कृत का देखिए गद्यांश दे दिया गया। साहित्य, संस्कृत साहित्य यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, किस चैप्टर का है ये?
देखिए आपको दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ के साथ अनुवाद करना है, तो लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्तम से लिया गया है। ये संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर का है। इसके बाद देखिए ये बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, ये पंचशील सिद्धांत से है। अगर आप संदर्भ ही लिख देंगे आपका 2 नंबर कंप्लीट। देखिए इसमें 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर व्याख्या का होता है, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का होता है। इसमें 2-3 चैप्टर में बोल रहा हूं, उसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। एक संस्कृत भाषा या महत्तम, एक महामना मालवीय और एक पंचशील सिद्धांता। ये 3 चैप्टर पढ़ लो, हिंदी मीनिंग, ये 7 नंबर आपके हाथ में होगा बिल्कुल से एकदम। इसके बाद देखिए इसमें करना क्या, आप संदर्भ लिख दीजिएगा अगर आपको पता है, नहीं तो व्याख्या अपनी भाषा में लिख दीजिए। देखिए संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। अब इसका हिंदी मान लीजिए आपको नहीं पता है, कैसे लिखोगे। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, बस ऐसे लिख दीजिएगा। मतलब अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करके इसको लिख देना है। मैं कहता हूं अगर नहीं लिखोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अगर लिख दोगे तो 4-5 नंबर हो सकता है आपको 7 में से मिल जाए। जिनको नहीं पता है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको पता है वो तो बेफिक्र रहिए, सीना तान के जाइए और बोर्ड एग्जाम में 4 के आइए 95+। क्योंकि हमसे तैयारी जो कर रहे हैं लगातार, उनकी लगातार तैयारी हो रही है और वो तैयारी करते करते एग्जाम में जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर 2.5 घंटे में करके आएंगे, क्योंकि उनको सब पता होगा। खा देखिए इतनी भी तेजी से मत कीजिएगा, मतलब आपको राइटिंग से अच्छे से लिखनी है। और काट पीट बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो हरा, लाल, पीला, ये सब पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है आपको, इन सबको अवॉइड करना है। व्हाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। आप जब पेन लेकर जाएं डॉट पेन लेकर जाना है, जेल पेन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो कॉपी बेकार हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है जो मैं बता रहा हूं। काट पीट नहीं, साफ सफाई अच्छे से रखिएगा। आप भले ही अच्छे से अच्छी तैयारी आप ना कर पाए, राइटिंग से लिखिए, अच्छे से लिखिए, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। खा देखिए दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भैया जाइए सुभाषित रत्नानी चैप्टर खोलिए, उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लीजिए। ये 7 नंबर आपके हाथ में होगा, बिल्कुल इजी। हो सकता है 1-2 चैप्टर है जिसके नीचे एक श्लोक है, उसको पढ़ लीजिए। ये 7 नंबर एकदम फिक्स होता है, एकदम से फिक्स की कैटेगरी में इसको रखता हूं। सुभाषित रत्नानी चैप्टर आपके लिए 7 नंबर लेकर आता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या संदर्भ लिखकर अनुवाद करना होता है। जैसे व्यतिजत पदार्थनांतरा कोअप हेतु ना कलश बहिरूपान प्रीते संसृष्टिते विकसित ही पगड़े पुडीरिकम द्रवित चा हिमर बुद्धिते चंद्रकांता, ठीक है। ये हमारे किस चैप्टर का है, पंचशील ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही है। तो ऐसे आपको कर देना है, हो गया। देखिए 9 नंबर व्याकरण पे आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष को किसी प्रकार प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अर्थ लिखा वाक्य प्रयोग। देखिए किसी एक का, क्वेश्चन की संख्या है 4, करना है आपको 1। कितना इजी है खुद सोच लीजिए। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, पानी पानी होना, ठीक है, यानी कि लज्जित होना। सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि हमेशा एक जैसा रहना, ठीक है, ये हो गया। 10वां देखिए आपठित गद्यांश आया भैया, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। निम्नलिखित आपठित गद्यांश अथवा पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज समता का जो सिद्धांत प्रचलित हो रहा है उसका आधार प्रेम नहीं है, संपत्ति और प्रभुत्व के वैज्ञानिकों के ज्ञान और नीतिज्ञों की नीति, दोनों का लक्ष्य इसी संपत्ति और प्रभुत्व की वृद्धि, उसी के कारण जीवन में संघर्ष और देश में युद्ध है। मतलब ये गद्यांश है भैया, इसके नीचे आंसर है, उसको दीजिए और नंबर ले जाइए। ये बहुत इजी है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक की व्याख्या अपने शब्दों में कर दीजिए। समता का विलोम क्या है लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में वैज्ञानिकों के ज्ञान और नीतिज्ञों की नीति का क्या लक्ष्य है, देखिए लिखा है वैज्ञानिकों के ज्ञान और नीतिज्ञों को नीति दोनों का लक्ष्य इसी संपत्ति और प्रभुत्व की वृद्धि है। बस हो गया। स्वर्ग के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, लिख दीजिए, काम खत्म। 5 नंबर हो गया। नहीं पता है तो आपठित पद्यांश भी है। तेरी पांखों में नूतन बल, कंठों में उबला गीत तरल, तू कैसे हाय हुआ बंदी, वन वन के कोमल कलाकार, क्या भूल गया वह हरियाली अरुणोदय की कोमल लाली, मनमाना फुरफुर उड़ जाना नीले अंबर के आर पार, क्या भूल गई बंदी होके सुकुमार समीकरण के जोगे, जिनसे होकर तू पुलक दर्शा देता था स्वर्ग। ये कर दीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग गद्यांश इजी रहेगा, ठीक है। 11 नंबर देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे। 2 नंबर, ये इजी होता है। अविराम अविराम, यानी कि क्या होगा, अविराम अविराम, इसका अर्थ क्या होगा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शब्द युग्म, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। दूसरा देखिए बात वात, इस बात का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, वार्ता और हवा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा।
तो ऐसे आपको करना है। खा देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे वर, वर को हम दूल्हा बोलते हैं, ठीक है। दिज को हाथी बोलते हैं। राग, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। गा देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो ईश्वर में विश्वास करता हो वो होगा आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है। दूसरा, जानने की इच्छा रखने वाला, इसको जिज्ञासु बोलेंगे, बस हो गया। ऐसे आपका वाक्य संशोधन है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसने 3 पुस्तकें खरीदा, यानी कि उसने 3 पुस्तकें खरीदी, ठीक है। कृपया मेरे सामानों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना। तीसरा है मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, ठीक है। रही हैं की जगह पर रहे हैं कर देना है। मतलब चारों में से किसी 2 को आपको सही करके इसमें लिखना होता है, ठीक है। ऐसे आपका 12 नंबर है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 12 नंबर है जिसमें रस छंद अलंकार आता है। ये 6 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। आप लोग सर्च कीजिए रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर यूट्यूब पे, आपको ये तीनों एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। उसको अगर आपने देख लिया, ये 6 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। और ये अगर आपने पढ़ लिया रस, जिसमें आपका हास रस, वीर रस, करुण रस, ठीक है। यमक में अलंकार में आपका यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, और छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, ये 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स होता है। तो उस वीडियो को देख लीजिए, ये 6 नंबर बिल्कुल एकदम फिक्स होता है। वो 20 से 22 मिनट का वीडियो देखेंगे, आपका फिक्स हो जाएगा। लेटर में आपको पत्र लिखने का सही तरीका पता है तो आप 6 नंबर इसका भी प्राप्त कर लेंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सही मेथड है पत्र लिखने का। और निबंध में देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर। इसमें 5 टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 टॉपिक, 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। तो ये 9 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हेडिंग अच्छे से डालना है। मतलब कौन सा हेडिंग कहाँ रहेगा वो अगर आप अच्छे से डालेंगे, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, ये अगर हेडिंग डालेंगे तो आपको ये 9 में 9 नंबर पूरे मिलेंगे। मतलब आप बीच में, कोई जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा ही लिखें, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से अभी आप लिख सकते हैं। बस आपको स्टार्टिंग में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार और बीच में हेडिंग उसी से रिलेटेड डालना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो पर्यावरण प्रदूषण में पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद में प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और प्रदूषण से बचने के उपाय, ठीक है, और उपसंहार ऐसे डालना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर, मतलब ऐसे ही आपको हिंदी में बहुत आसानी से आप इस ट्रिक के द्वारा पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था पूरा ट्रिक कि अगर आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता, आप एग्जाम में गए हैं तो भी आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बहुत अच्छे का मतलब मेरा 95 प्लस आप स्कोर करेंगे। लेकिन मैंने आपको जो जो बताया वो आपको करना होगा। जो ये टॉपिक मैंने बताया इसको आज ही आप लोग कहिए कि हम जा रहे हैं पढ़ने, और इसको जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। मैंने आपको ये भी बताया कैसे आप ट्रिक से किसी गद्यांश पद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सा जीवन परिचय आपको पढ़ना है, कैसे आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय आप अच्छे से हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना, उपसंहार, लास्ट में हेडिंग डालेंगे, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी नहीं पता तब भी आप हिंदी में पास हो सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।